दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक रशियन कहानी है और इसके लेखक हैं सबके जाने माने एंटन चेखव। कहानी का नाम है मर्डर विल आउट और हिंदी में इसे नाम दिया गया है बोरे में सुआ छुपाए ना छुपेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आम जनता के बीच से एक गुमनाम शिकायती खत पाने के बाद जिलाधिकारी प्योत्र पोसुदिन ने चुपचाप एन नाम के एक कस्बेनुमा शहर का दौरा करने का फैसला किया और इसीलिए इस समय वो अपनी पहचान छुपाकर 3 घोड़ों वाली एक छोटी सी त्रोइका बग्घी में बैठा देहाती रास्तों से गुजरते हुए तेजी से एन शहर की तरफ चला जा रहा था। पोसुदिन ने अपना चेहरा अपने ओवरकोट के उठे हुए बड़े से कॉलर से ढक रखा था और मन ही मन इतराते हुए वो सोच रहा था, अब तो मैंने अपनी पहचान पूरी तरह से छुपा ली है, मुझे भला कौन पहचानेगा। मैं अब वैसे ही गायब हो चुका हूं जैसे आसमान में धुआं गायब हो जाता है। जरा देखो तो कितने नीच और कमीने लोग हैं, एकदम छिछोरी और घटिया हरकतें करते हैं और फिर बड़ी चालाकी से उनको लुका छुपाकर ये सोचने लगते हैं कि उनके बारे में किसी को क्या पता चलेगा और फिर उमंग में भरकर अपनी इस जीत पर एक दूसरे की पीठ ठोकने लगते हैं। हा, उन्हें क्या पता मैं उनका भी बाप हूं। और लोगों की इस चालाकी के बारे में सोचते हुए पोसुदिन की हंसी छूट पड़ी। उन पर हंसते हुए वो आगे सोचने लगा, हा हा, अब पता चलेगा इन फौजियों को जब वो ये जानेंगे कि मुझे सब कुछ मालूम है बच्चू। वो कल्पना करने लगा कि कैसे डर के मारे उनका पेशाब निकल जाएगा जब वो गोगोल के इंस्पेक्टर की तरह वहां पहुंचकर सारी जांच पड़ताल करने लगेगा और उस इंस्पेक्टर की तरह उनसे कहेगा, जरा त्यापकिन ल्यापकिन को तो बुलाओ। और फिर उनकी सारी खुशमिजाजी काफूर हो जाएगी और वहां एक घबराहट का माहौल पैदा हो जाएगा। अपनी चतुराई पर मन ही मन खुश होते हुए उसने अपनी घोड़ा गाड़ी के कोचवान से बात करनी शुरू कर दी। पोसुदिन के मन में भी हर बड़े अफसर की तरह ये इच्छा बनी हुई थी कि जनता उसे पसंद करे और वो जनता के बीच बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो जाए। इसलिए उसने कोचवान से सबसे पहले अपने बारे में ही बात करनी शुरू की। उसने कोचवान से पूछा, क्यों बड़े मियाँ, क्या तुम पोसुदिन को जानते हो? कोचवान ने जवाब दिया, अरे उन्हें कौन नहीं जानता साहब, उनको तो सब लोग जानते हैं। तो फिर तुम हंस क्यों रहे हो कोचवान? अजी आपने सवाल ही ऐसा किया है साहब। हर अफसर, हर छोटे से छोटा मुंशी तक उनको अच्छी तरह से जानता पहचानता है। वो इसीलिए तो यहाँ बैठे हुए हैं ताकि हर किसी को ये पता हो कि वो यहाँ पर हैं। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो कोचवान। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारी नज़र में वो आदमी कैसा है, अच्छा है क्या? कोचवान ने जवाब दिया, हाँ ठीक ही हैं साहब, बुरे आदमी नहीं हैं। और एक खास बात ये है साहब कि अपना काम अच्छी तरह से कर लेते हैं। अभी कोई 2 साल पहले ही तो आए हैं वो, और उसमें ही उन्होंने इतने ढेर सारे काम कर डाले हैं। इस मामले में तो कमाल के आदमी हैं भैया। ओहो, ऐसा क्या कर दिया है उस पोसुदिन ने, ज़रा हमें भी तो बताओ कोचवान। खुदा उनका भला करे साहब, उन्होंने तो बतेरे बढ़िया काम किए हैं। उनके आने के बाद हमारा शहर भी अब रेलगाड़ी से जुड़ गया है। उन्होंने खरख्युकफ जैसे बदमाश और कमीने को जिले से निकालकर भी बाहर कर दिया है। वो बड़ा ही खराब आदमी था। मरे ने हर जगह को अपने कब्जे में कर रखा था। चारों तरफ उसके आदमी बैठे हुए थे और उसकी इच्छा के बिना पूरे जिले में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था साहब। सारे सरकारी महकमे भी उसी की बात सुनते थे। लेकिन जब से ये पोसुदिन साहब आए हैं ना, उसके जैसा टुच्चा और नीच बदमाश शहर से ऐसे गायब हो गया है साहब, मानो वो कभी यहाँ था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है साहब कि हमारे यहाँ रिश्वतखोरी पूरी तरह से बंद हो गई है। अब कोई भी काम कराने के लिए किसी की जेब गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। पोसुदिन साहब ना तो खुद कुछ लेते हैं और ना किसी को घूस लेने देते हैं। और साहब 100-200 की तो बात ही छोड़ो, उनको तो 1000-10,000 में भी नहीं खरीदा जा सकता। घूस लेने देने को वो बदकारी मानते हैं और ऐसे कामों को हराम समझते हैं। पोसुदिन ने मन ही मन सोचा, खुदा का शुक्र है कि लोग मुझे घूसखोर नहीं समझते, ये काफ़ी अच्छी बात है। कोचवान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और साहब वो पोसुदिन साहब ना काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं और जरा भी घमंडी नहीं है। आम जनता के साथ उनका बर्ताव भी बड़ा अच्छा है। पिछले दिनों हमारी बग्गी यूनियन के कुछ लोग उनसे मिलने गए थे। उन्होंने पहले सबसे हाथ मिलाया और फिर उन सबको अपने साथ बिठाया। फिर बड़े ध्यान से उनकी शिकायत भी सुनी साहब। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पोसुदिन साहब बड़े ही समझदार हैं
और एकदम से हर बात को समझ जाते हैं। मुंह से कोई बात निकली नहीं और वो फटाफट पूरी गहराई से उस मसले पर बात करने लगते हैं। वो जनता की हर दिक्कत, हर परेशानी को जानते हैं साहब, और उसको दूर करने की भी कोशिश करते हैं। हमारी यूनियन के लोगों की शिकायत सुनकर उन्होंने एकदम से अपनी घोड़ा गाड़ी मंगाई और थोड़ी देर में ही हमारे बग्गी अड्डे पे पहुंच गए। वहां पहुंच के उन्होंने हमारी सारी परेशानियां देखी और आनन फानन में उनको दूर कर दिया। उनकी फुर्ती देख कर तो हम लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली साहब। और उससे भी बड़ी बात यह है साहब कि उन्होंने ये सारा काम करने के लिए हमसे एक पाई तक नहीं ली। आपको पता है साहब, पुराने अफसर के ज़माने में ऐसे थोड़ी होता था। पोसूद्दीन साहब तो उनसे बड़े ही अच्छे हैं। वैसे पुराने अफसर भी बुरे तो नहीं थे, लेकिन वो बड़े ठाट बाट से रहते थे और उनकी आवाज़ भी एकदम भोंपू की तरह गूंजती थी। उनकी गरज सुन के हम लोग तो सब डर जाया करते थे। 10 किलोमीटर दूर से ही ये पता चल जाता था कि बड़े साहब आ रहे हैं। ऊपर से देखने में तो वो पूरे अफसर लगते थे, लेकिन अगर अंदर से देखे ना साहब, तो हमारे पोसूद्दीन साहब ही असली अफसर हैं। उनका दिमाग बड़ा ही तेज है। पर यह भी है कि छोटी मोटी कमियां तो सब किसी में होती हैं। जैसे मैंने सुना है कि ये पोसूद्दीन साहब बहुत ही पीते हैं, 1 नंबर के पक्के शराबी हैं। पोसूद्दीन ने मन ही मन सोचा, अच्छा तो ये कमी मानते हैं ये लोग मेरे अंदर। उसने सवाल किया, वैसे तुम्हें क्या पता कोचवान, मेरा मतलब है वो बहुत पीते हैं। आपकी बात तो सही है जनाब, मैंने अपनी आंखों से तो उनको कभी नशे में नहीं देखा, पर बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है साहब। हर तरफ उनकी ऐसी ही शोहरत फैली हुई है। सुनने में आता है कि लोगों के सामने तो पोसूद्दीन साहब ठर्रे को छूते भी नहीं और ना ही कभी किसी ने उनको पीते हुए देखा, लेकिन अपने घर पे वो हमेशा पीते रहते हैं। भोर में उठते ही पीना शुरू कर देते हैं। आंख खुलती नहीं कि सबसे पहले ग्लास में वोडका डालेंगे, फिर कोई दूसरा काम करेंगे। नौकर उनके लिए चाय लेके आएगा तो उससे कहेंगे, जाबे चाय नहीं वोडका लेके आ। और इस तरह से पूरे दिन उनका ये पीना पिलाना चलता ही रहता है साहब। और पता है साहब, सारा दिन पीने के बाद भी उनको नशा नहीं चढ़ता। एक वो खरख्युकफ था जो पी के इतना बहक जाता था कि आदमी की जगह कुत्ता बन जाता था और कुत्तों की तरह भौंकने लगता था। जबकि ये पोसूद्दीन साहब तो इतने बड़े पियक्कड़ हैं कि वोदका पीने के बाद भी ना तो उनकी आंखें लाल होती हैं और ना ही चेहरा। सुना है वो अपने कमरे को अंदर से बंद कर लेते हैं ताकि लोगों की उन पर नजर ना पड़े, और फिर जाम पे जाम चढ़ाते रहते हैं। लोगों की नज़रों से बचने के लिए उन्होंने अपनी मेज के अंदर एक दराज बना रखी है जिसके अंदर उनकी बोतल रखी रहती है। उस बोतल से एक नली बाहर को निकली रहती है साहब। वो थोड़ा सा झुक के उस नली से मुंह लगा के सुड़क लेते हैं और फिर पूरे सरूर में आ जाते हैं। और पता है साहब, उनकी बग्घी में भी एक ब्रीफ केस में उनके साथ उनकी वोडका हमेशा रहती है। पोसूद्दीन पूरी तरह से भौचक्का था। ओह, तो इनको ये सारी बातें भी पता हैं। ओ मेरे खुदा, इनको इन सारी बातों की खबर लगी कैसे आखिर? ये कैसा कमीनापन है, कैसी नीचता है। उसकी भावनाओं से बेखबर कोचवान जोर से हंसा और फिर बड़ी ही मस्ती में सिर हिलाते हुए कहने लगा, और पता है साहब, जहां तक औरतों की बात है तो ये पोसूद्दीन साहब बड़े ही लुच्चे हैं साहब। इतने पाजी हैं कि उनके हरम में कम से कम 10 औरतें तो होंगी ही। 2 तो उनके साथ उनके घर में ही रहती हैं। एक तो वही है नस्तासिया इवानोव्ना जो उनकी पटरानी है, और वो दूसरी, क्या नाम है उसका, उनके दफ्तर की सेक्रेटरी ल्यूदमिला सिम्योनोव्ना। लेकिन इन सारी औरतों में ना उनको नस्तासिया ही सबसे ज़्यादा पसंद है। वो तो पोसूद्दीन साहब को अपनी उंगलियों पर नचाती है और उसकी ताकत देख के सारे लोग उससे डरते हैं। पोसूद्दीन साहब से लोग इतना नहीं डरते जितना इस छिनाल कमीनी से डरते हैं। और वो जो तीसरी है वो भी कम छिछोरी नहीं है। वो बेशरम कचाल नया गली में रहती है। अब पोसूद्दीन का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। मन ही मन वो सोच रहा था, इसे तो सबके नाम भी मालूम है। ये एक मामूली सा कोचवान तक हर चीज़ जानता है मेरे बारे में। ये कितनी भद्दी बात है, मैं कितना ओछा हूं इसकी नज़रों में। उसने चिढ़ते हुए बड़ी ही नाराज़ी से पूछा, लेकिन तुमको ये सब कैसे पता है कोचवान? अजी मुझे क्या पता साहब, लोग कहते हैं। मैंने अपनी आंखों से तो कुछ देखा नहीं है, लेकिन लोग जो बातें करते हैं वो तो सुनता ही हूं ना। अब ठीक क्या है गलत क्या है वो मुझे नहीं पता साहब, लेकिन नौकरों का या पोसूद्दीन साहब के कोचवान का मुंह तो बंद नहीं किया जा सकता ना।
हो सकता है किसी नौकर ने ये बातें उड़ाई होंगी। वैसे तो मैंने ये भी सुना है साहब कि खुद नस्तासिया खुलेआम इस तरह की बातें कह के दूसरों को अपनी हैसियत का एहसास कराती रहती है। और वैसे भी साहब, लोगों की नज़रों से कुछ छुपा कर तो रखा नहीं जा सकता ना। मैंने तो ये भी सुना है साहब कि ये पौसुद्दीन साहब अपने सरकारी दौरों को भी छुपाने की कोशिश करते हैं। पिछले वाले साहब ऐसा थोड़ी करते थे। उनके दौरों के बारे में तो 1 महीने पहले से ही हल्ला गुल्ला मच जाता था। उसके बाद उनके उस दौरे तक पूरे सूबे में उधम और शोर मचा रहता था। उनके दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ उठापटक होती रहती थी। और वो साहब जिस शहर के दौरे पर होते थे वहां जाके भरपेट खूब खाते पीते सोते और फिर वहां काम करने वाले लोगों के ऊपर पैर पटक पटक कर चीखते चिल्लाते और फिर से खाते पीते सोते और आयाराम गयाराम की तरह अपना दौरा पूरा करके वापस आ जाते। लेकिन ये जो पौसुद्दीन साहब हैं, ये कहीं मुआयना करने जाते हैं या किसी दौरे पर जाते हैं तो किसी को भी कुछ नहीं बताते। ऐसे गुपचुप तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं साहब कि किसी को भी कुछ पता ना चले। चुपचाप पता नहीं कब घर से निकल पड़ते हैं। किसी कर्मचारी तक को कोई खबर नहीं होती। अपनी मंजिल तक जाने के लिए वो ना तो किसी डाकगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और ना ही किसी खास गाड़ी का। सुना है भीड़ भाड़ वाली आम बग्गी में आम लोगों के साथ बैठ के वो अचानक कहीं भी मुआयना करने के लिए रवाना हो जाते हैं। पूरे रास्ते किसी औरत की तरह अपना मुंह ढके बग्घी में एक कोने में पड़े रहते हैं ताकि साथ वाले लोग उनको पहचान ना पाएं। वो इस बात से भी डरते हैं कि कहीं कोई उनकी आवाज़ से ही उनको पहचान ना ले। लेकिन फिर भी लोग उनको पहचान ही जाते हैं और पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं। जब उनके साथ चलने वाली दूसरी सवारियां लोगों को ये बताती हैं कि कैसे पौसुद्दीन साहब बग्गी में लोगों की बगल में बैठ के मुंह ढांपे हुए थे और ये सोच रहे थे कि ऐसा करने से कोई उनको पहचानेगा नहीं, तो उनकी बातें सुन सुनकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं साहब। अब देखिए कितनी मज़ेदार बात है ये कि वो पागल आदमी बग्गी में बैठा बैठा अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता रहता है, जबकि उसे तो कोई बच्चा भी आराम से पहचान सकता है ना मज़ेदार बात साहब? क्या वाकई ऐसा है? ज़रा ये तो बताओ कि लोग उसे पहचानते कैसे हैं? पौसुद्दीन ने और भी ज़्यादा कुढ़ते हुए पूछा। अरे बड़ा आसान है साहब। पुराने वाले साहब बहुत धीरे धीरे चलते थे और उनके हाथ बहुत भारी भारी थे। अब अगर कोई सवारी बार बार दांत पीस रही हो और बात बात पे गालियां दे रही हो तो सबको पता चल जाता था कि वही वो पुराने वाले अफसर हैं। और इन पौसुद्दीन साहब को पहचानना तो और भी आसान है। आम सवारी बग्गी में बैठ के नाक मुंह थोड़ी सी कोड़ती है साहब, पर हमारे पौसुद्दीन साहब तो ऐसा कर ही नहीं पाते। वो तो बग्गी में बैठते ही बस परेशान होना शुरू हो जाते हैं। कभी उनको बदबू आती है तो कभी गर्मी लगने लगती है, कभी वो शिकायत करने लगते हैं कि ठंड लग रही है। फिर रास्ते में जब कभी बग्गी रुकती है तो वो बग्गी अड्डे की दुकानों पर जाकर कभी चिकन खाने की फरमाइश करते हैं तो कभी कोई ऐसा फल मांगते हैं जो आम दुकानों में दिखता ही नहीं। और साहब कभी कभी तो दुकानदार से मुरब्बे की भी फरमाइश कर बैठते हैं। अब तो सूबे का हर दुकानदार जान गया है कि अगर जाड़े के दिनों में कोई चिकन की या फलों की फरमाइश कर रहा हो तो वो ज़रूर ही पौसुद्दीन साहब होंगे। इसके अलावा अगर दुकानदार से कोई बड़े ही प्यार से बात कर रहा हो और उसे अपनी छोटी से छोटी फरमाइश पूरी करने के लिए कह रहा हो तो वो भी पौसुद्दीन साहब ही हो सकते हैं। उनके कपड़ों से जो महक आती है वो आम लोगों के कपड़ों से तो कभी आती नहीं। और फिर उनका सोने का तरीका भी खास है। वो डाक बंगले में पहुंच के अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और अपने चारों तरफ इत्तर छिड़क लेते हैं। फिर डाक बंगले के नौकर से 3 मोमबत्तियां जलवाते हैं और उनको अपने सिरहाने रख लेते हैं। फिर उन मोमबत्तियों की रोशनी में वो अपने कागज पत्तर खोलकर पढ़ने लगते हैं। उनके ये ठाट बाट देख के ना सिर्फ डाक बंगले के नौकर चाकर बल्कि डाक बंगले के कुत्ते तक ये समझ जाते हैं कि आज उनके यहाँ कौन सा मेहमान आया हुआ है। पौसुद्दीन के मन में जैसे बिजली सी कौंधी। ये बात तो ये ठीक ही कह रहा है, मैंने इन बातों की तरफ पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? कोचवान आगे कहता जा रहा था। और वैसे भी साहब अगर कोई जानना चाहता हो तो उसे ये जानकारी पाने के लिए चिकन और फलों की भी जरूरत नहीं पड़ती। डाकतार विभाग सारी जानकारी पहले से ही दे देता है क्योंकि टेलीग्राम साहब से पहले ही रवाना हो चुका होता है। अब ये बात तो पक्की है साहब कि सुए को बोरे में कितना भी छुपा लो लेकिन वो बोरे से अपना चेहरा बाहर निकाल के झांकने ही लगता है। पौसुद्दीन साहब भी जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं सबको पता चल जाता है कि वो अपने दौरे पर रवाना हो चुके हैं।
लोग उनकी बाट देखने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ना कि साहब उनको रंगे हाथों पकड़ने के लिए निकल पड़े हैं। अब उनको पकड़ के साहब या तो उनका तबादला कर देंगे और उनको कहीं और भेज देंगे, या फिर उनके ऊपर मुकदमा ठोक देंगे। लेकिन लोग उनकी इस छुपम छुपाई पर खूब हंसते हैं। वो पहले से ही सारी तैयारी करके रख लेते हैं। फिर वो कहते हैं, आइए साहब देखिए, सब ठीक ठाक है। और हमारे पौसुद्दीन साहब वहाँ जाके मुआयना करते हैं, कुछ कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको सब कुछ चकाचक मिलता है और वो जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ लौट जाते हैं। और इतना ही नहीं साहब, वो उस परगने के हाकिम की और परगने के कोतवाल की तारीफ भी करते हैं कि उनके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। साहब उनसे हाथ मिलाते हैं और उनकी पीठ ठोकते हैं और फिर अपने इस अचानक दौरे पर उनके यहाँ पहुँचने के लिए माफ़ी सी मांगते हैं। बस हर बार ऐसे ही होता है जनाब। हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना, वो बड़े ही उस्ताद हैं, यूँ कहिए उस्तादों के उस्ताद हैं। उनके सामने बड़े बड़े पानी भरते हैं। अब आप आज सुबह का ही किस्सा सुन लीजिए। मैं सुबह बग्गी में घोड़े जोत के बग्गी अड्डे की तरफ जा रहा था कि तभी मैंने देखा अड्डे पे खाने पीने के सामान की जो दुकान चलाने वाला यहूदी है ना, वो बड़ी जल्दी में कहीं चला जा रहा था। मैंने उससे पूछा, आज सुबह सुबह जनाब की सवारी किधर चल पड़ी भाई? तो उसने मुझे बताया, एन शहर से शराब और खाने पीने के सामान का ऑर्डर मिला है, वही सामान पहुंचाने जा रहा हूँ। पक्का आज वहाँ पौसुद्दीन आने वाला है। अब देखिए साहब, वो पौसुद्दीन साहब तो अभी वहाँ पहुँचे भी नहीं होंगे। हो सकता है कि वो अभी वहाँ जाने की बात सोच रहे हों या खुद को छुपाने के लिए अपना हुलिया बदल रहे हों। ये भी हो सकता है कि वो अभी रास्ते में ही हों और सोच रहे हों कि मुझे वहाँ कौन पहचानेगा, किसी को ये पता ही नहीं है कि मैं दौरे पर आ रहा हूँ। लेकिन साहब, उनके स्वागत के लिए वहाँ पहले से ही सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। शराब, गोश्त, मछली, पनीर सब कुछ मंगाकर तैयार कर लिया गया है और बाकी तैयारियां भी पूरी हैं। पौसुद्दीन साहब एन नगर की तरफ जा रहे हैं और सोच रहे हैं, अब इनको मजा चखाऊंगा, एक एक को पकड़कर सजा ना दी तो मेरा नाम भी पौसुद्दीन नहीं। लेकिन दूसरी तरफ साहब जिनका मुआयना करने जा रहे हैं, उन्होंने भी सब कुछ चमका धमका कर रखा है। अब होने दो जितनी मर्जी जांच पड़ताल, जितने मर्जी मुआयने हो जाएं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जब जांच पड़ताल में कुछ मिलेगा ही नहीं तो क्या कर लेगा वो पौसुद्दीन का बच्चा। पौसुद्दीन के माथे से पसीने की धार सी फूट पड़ी। उसने अचानक कहा, रुको कोचवान, और चलो गाड़ी को वापस घुमाओ, आगे नहीं जाना है मुझे, चलो वापस। लेकिन साहब, तुमने सुना नहीं बदमाश, मैं क्या कह रहा हूँ, गाड़ी मोड़ो। कोचवान ये सुनकर भौंचक्का रह गया और उसने हैरान होते हुए गाड़ी को वापस उसी रास्ते पर हाँक दिया जिसे पार करके वो यहाँ तक पहुँचे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।